बच्चों, हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने ट्रांजिस्टर तक कर लिया था। आज हम ट्रांजिस्टर के यूजेज एंड एप्लीकेशन खत्म करेंगे। ये आपका आज लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो यूजेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रांजिस्टर के जो है ना दो बेसिक यूज हैं। तो पहला यूज है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एज एन एम्पलीफायर, ये पहला यूज है। दूसरा यूज है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर और वाइब्रेटर है ना, एक ही बात है। तो ये दोनों मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एम्पलीफाई करना, तो ट्रांजिस्टर इज यूज टू एम्पलीफाई एनी इनपुट सिग्नल। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई यानी मैग्निफिकेशन है ना। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई एनी small input signal to the into amplified output signal। अब आप इसका जो है ना मतलब समझिए। मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करूंगा, जो कि सच में होता नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉमन बेस एम्पलीफायर। और सच में इसको बोलना ही गलत है एम्पलीफायर, क्योंकि हो ही नहीं पाता कॉमन बेस वाला, है ना। देखिए कॉमन बेस का जो है, मैं एक बार जो है ना सर्किट दोबारा बना देता हूं, या नहीं बनाऊं, चलो बना देते हैं एक बार, जो है ना कोई खास बात नहीं। इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगता। मैंने एरो ऐसे बनाया है, इसका मतलब क्या है ये? सोचो, मैंने एरो ऐसे लगाया है, कौन सा ट्रांजिस्टर है? सोचिए, नहीं तो मैं लिख दूंगा इतनी देर में। तो मैं लिख दूंगा तो अच्छी बात नहीं है, आप सोच लेंगे तो अच्छी बात है ना। ये आपका है एनपीएन, ओके। अब हमने एनपीएन में ये एमीटर है, हमने इसको कौन सा बायस देना है? यहाँ तो आपका इनपुट सिग्नल आ जाएगा, है ना। तो ये तो आपका इनपुट सिग्नल आ जाएगा, जो भी आएगा, है ना। यहाँ हम बायसिंग करेंगे, तो ये आपको एनपीएन है इसलिए नेगेटिव देना है, राइट, ओके। यहाँ पर क्या आएगा? आपका सी है तो इसको पॉजिटिव देना है, ऐसा होगा। ये आपको पॉजिटिव देना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और जब ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो अब आप समझ गए होंगे करंट कैसे फ्लो होगा। इधर आपका आई आएगा, है ना, इधर आपका आई बी आएगा, इधर आपका आई सी आएगा, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, यहाँ आपका आउटपुट आएगा, करेक्ट। अब आप एक छोटी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स देखिए कि आपका आई ई जो है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ आई बी प्लस आई सी, ओके। तो ये जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर जो है ना आई ई आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। आई सी आउटपुट है और आई ई इनपुट है। तो आपका जो अल्फा है उसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, कल बताया था। कॉमन बेस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ये आपका आउटपुट अपॉन इनपुट आता है, हमेशा ही आउट अपॉन इन, आउटपुट अपॉन इनपुट। कल आपको बता दिया था आई सी अपॉन आई, या डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई भी बोल सकते हो आप, एक ही बात है, क्योंकि वो उसी रेशियो के अंदर घटता बढ़ता है, तो कोई इश्यू नहीं है। यहां आप देखेंगे कि दिस इज लेस देन 1। अब अल्फा लेस देन 1, सो देर इज नो यूज ऑफ दिस थिंग एज एन एम्पलीफिकेशन, है ना। तो इसका यूज नहीं होता है एम्पलीफिकेशन में, क्योंकि ये लेस देन 1 है, तो काय का यूज। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और है
कि जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका आईसी आउटपुट है और आईई इनपुट है। तो मैं कहता हूं अगर आईई आपका बढ़े तो आईसी बढ़ेगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। और अगर आईबी घटे, आईई घटे तो आईसी बढ़ेगा। ऐसा ही आपका वोल्टेज के लिए भी होगा, ऐसा ही आपका वोल्टेज के लिए भी होगा। मतलब एक मिनट, आईसी आपका घटेगा, एक चीज बढ़े दूसरी चीज बढ़े, एक चीज घटे दूसरी चीज घटे, इसको हम कहते हैं सेम फेज होना। तो ये दोनों सेम फेज में है, तो इसके अंदर फेज अपोजिट नहीं होगी, सेम फेज होगा। यानी इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन सेम फेज। जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है, सेम फेज है, फेज डिफरेंस जीरो है। तो इनपुट आउटपुट में फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस बिटवीन इन एंड आउट पुट इज जीरो, ओके। और लेस देन 1 है तो इसका यूज कम करते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको यहां पे डिफाइन कर देता हूं 2-3 चीजें जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ए वी ए आई, चलो पहले मैं इस ए आई को डिफाइन करता हूं। ए वी है ना। ए आई का मतलब होता है करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन है ना। करंट एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट। तो बेटा यहां अगर हम बात करते हैं तो आई सी अपॉन आई ई है, तो इसका मतलब ये तो आपका अल्फा हो गया। वोल्टेज इनपुट का मतलब क्या होता है? वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। देखो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है वोल्टेज आउट अपॉन वोल्टेज इन। अब आप देखिए इसको कहेंगे आईसी आर सी अपॉन आई ई आर ई। इसे कहते हैं एल्फा इंटू ए आर। ए आर, ये ए आर क्या है? ए आर है रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन, है ना। अप्लाइड रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन ये हम अरेंज करते हैं, तो ये है रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन। रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन, रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस। तो आरसी आपका आउटपुट सर्किट है, आर ई आपका इनपुट सर्किट है। ये क्या होता है, सर्किट में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होता है। ये जो सर्किट है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है इसको आरसी कहते हैं, होता ही होता है रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस वाला सर्किट आप कभी जिंदगी में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये ए आर है। ये आपका क्या आ गया? वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन आ गया। अब देखो पावर एम्प्लीफिकेशन, एपी। एपी को कहेंगे पावर एम्प्लीफिकेशन। पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब देखिए यहां हम लिखेंगे इस वाले के लिए आई सी स्क्वायर अपॉन आई ई स्क्वायर इंटू आर सी अपॉन आर ई। आप चेक करिए तो ये आ जाएगा एल्फा स्क्वायर इंटू ए आर। ये आपकी आउटपुट पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन आ गया। तो ये सब आपने किसके लिए किया? कॉमन बेस सर्किट के लिए किया, जिसका कि हम यूज नहीं करते, लेकिन सवाल आपको आएगा। यूज नहीं करते वो तो एक टेक्निकल बात है कि हमारा अल्फा कम है। अच्छा कभी आपको कम करना हो तो भी बोलते एम्पलीफायर ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर टू, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमन, मोस्ट कॉमन, है ना। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। हाँ मतलब इट इज मोस्ट यूज, है ना, मोस्ट यूज ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। वी यूज दिस एट मोस्टली, है ना, सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड। आप इसको ऐसा लिखिए, मोस्टली यूज लिखिए यहां पे। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए क्या मैं यहां पर एक ट्रांजिस्टर बना रहा हूं, आप लोग चेक करना मैं कैसा ट्रांजिस्टर बनाता हूं, पीएनपी बनाता हूं या एनपीएन बनाता हूं, आप चेक करना, है ना। हाँ
ये आपका ई है, ये आपका बी है। आपको समझ में आ गया होगा मैंने पीएनपी बनाया है। आप कोई सा बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ट्रांजिस्टर आप पीएनपी भी यूज ले सकते हैं, एनपीएन भी यूज ले सकते हैं। इट मेक्स वेरी लिटिल डिफरेंस, दैट इज इग्नोरेबल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आपका आई है। अब यहाँ पर आपका इनपुट सिग्नल होता है, तो ये इनपुट सिग्नल है, इसको हम धरती माता से कनेक्ट करते हैं। इसको जो कॉमन होता है ना उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको बाइसिंग करेंगे, तो बाइसिंग हम करेंगे, पीएनपी है तो इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, राइट। तो ये इस तरह से रहेगा। अच्छा, यहाँ हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका इधर पी है ना बेटा, तो उधर की तरफ नेगेटिव जाना चाहिए, है ना, ऐसा। यस, ये आपका आउटपुट है। ये इन है इनपुट, ये आउटपुट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। करंट आपका ऐसे फ्लो होगा, आई ई, ये आपका आई बी आएगा बेटा इधर से, और ये आपका आई सी आएगा, करेक्ट। ओके, अब ये आपका जो है ना इनपुट एंड आउटपुट की बात हो रही है, तो मैं कहूँगा कि आई ई इक्वल टू क्या है, आई बी प्लस आई सी है। आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी तो होना ही होना है, वो तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो आई बी बराबर क्या आ जाएगा, आई बी बराबर आ जाएगा आई ई माइनस आई सी। आप चेक करिए, आई बी बराबर आई ई माइनस आई सी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक काम करो, आप आई सी को लिखो इधर, है ना, आई बी को मत लिखो, आई सी, क्योंकि आई सी हमारा आउटपुट है ना, तो आई सी आउटपुट है बेटा, तो आप लिखेंगे आई सी को आई ई माइनस आई बी, आई ई माइनस आई बी आप लिखेंगे। अब यहाँ एक बड़ी खास बात है, क्या कि आपका इनपुट जो है ना ये है और आउटपुट आपका ये है, ओके। तो इनपुट आपका आई बी है ना, तो देखो आई बी आपका घटा, अगर आई बी घटे तो आई सी इंक्रीज होगा, और अगर आई ई बढ़े तो आई सी डिक्रीज होगा, आई सी डिक्रीज होगा। ऐसा ही वोल्टेज के लिए भी होगा, ऐसा ही वोल्टेज के लिए भी होगा कि अगर वोल्टेज बी का बढ़े घटेगा तो आपका वोल्टेज सी का जो है ना बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज आपका बी का घटा बढ़ा तो वोल्टेज आपका सी का घट जाएगा। इसे कहते हैं अपोजिट फेज, अपोजिट फेज। तो इन दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर इनपुट एंड आउटपुट आर इन अपोजिट फेज, है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल बी 180 डिग्री, अपोजिट फेज, अपोजिट फेज है जी। अपोजिट फेज का मतलब क्या होता है कि आपका एक चीज बढ़ा तो दूसरी चीज घट जाएगा, इसी को अपोजिट फेज कहते हैं, है ना। अगर आपका इनपुट सिग्नल ऐसा है, देखो ऐसा है, इनपुट सिग्नल ऐसा है ना, तो आउटपुट सिग्नल कुछ ऐसा होगा। मैं आपको बताऊं, यहां बता देता हूं तीसरी जगह, चलो यहां बता देता हूं, आउटपुट सिग्नल ऐसा होगा। इनपुट सिग्नल आपका ऐसा है, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आउटपुट सिग्नल ऐसा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेज। तो आपका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेज, नेवर चेंजेज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में सोर्स ने डेवलप करी होती है, और सोर्स से जो सिग्नल आ रहा होता है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो बदल नहीं सकता कोई, लेकिन आप उसकी अमाउंट बदल सकते हो, एम्पलीट्यूड बदल सकते हो। जैसे देखो इसका एम्पलीट्यूड मान लो 5 है तो इसका 25 कर सकते हो, आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 100 कर सकते हो, वो आपका इम्प्रूवमेंट की बात है कि कितना आप करते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो आप उसको। तो एम्पलीफाई होता है अपोजिट फेज में, एम्पलीफाई होता है, करेक्ट। बस बाकी सब चीज़ें वो की वही हैं कि यहाँ पर भी जैसे अगर आप चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जैसे नंबर 1 करंट एम्पलीफिकेशन, ए आई बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन है बेटा ए आई माने करंट एम्पलीफिकेशन।
करंट एम्प्लीफिकेशन। करंट एम्प्लीफिकेशन को कहते हैं आई आउट अपॉन आई इन। अब यहां आई आउट है आई सी है ना, हाँ, और आई इन है आई बी। इसे कहते हैं बीटा, इसे कहते हैं बीटा। इट इज कॉमन एमीटर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, बीटा है, राइट। अब देखो नंबर 2, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। इस वाले केस में वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हर केस में आएगा, हर केस में वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन भी होगा, सभी में होगा, है ना, एम्प्लीफिकेशन। तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में आएगा वी आउट अपॉन वी इन, है ना। तो ये आपका आई सी आर सी आ जाएगा, आई बी आर बी आ जाएगा। कुल मिला के आप इसको बोलेंगे बीटा ए आर मैंने रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, है ना। आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस लो, इनपुट सर्किट का रेजिस्टेंस लो, दोनों का रेशियो लो, तो आपका ए आर आ जाएगा। नंबर 3, एपी पावर एम्प्लीफिकेशन। पावर एम्प्लीफिकेशन कुछ नहीं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। कोई मतलब ये इतनी मस्त वाली बातें हैं, इसमें कुछ सोचना है ही नहीं, समझाने की बात ही नहीं है। इनपुट पावर, बस आपको ये आउटपुट इनपुट का सर्किट का ध्यान रखना है। देखो आउटपुट आपका आईसी है और इनपुट आपका आईबी है, आईई कॉमन है ना। तो इसमें आपकी अपोजिट फेज होती है, तो उसका कारण समझ में आ गया आपको। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये आपका आएगा आई सी स्क्वायर अपॉन आई बी स्क्वायर, और आर सी अपॉन आर बी। पावर होता है आई स्क्वायर आर, तो आप लिखेंगे बीटा स्क्वायर इंटू ए आर। ये आपका पावर एम्प्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन हम पावर का भी कर सकते हैं, करंट का भी कर सकते हैं, वोल्टेज का भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। 1 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक है। अरे कभी कभी क्या होता है, हम पूरा लेक्चर बना जाते हैं, रिकॉर्डिंग ही नहीं होती और हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम, पेज नेक्स्ट। कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्प्लीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, देखो बेटा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में क्या होता है कि आपका मैं सर्किट बता देता हूँ। सबसे पहले कलेक्टर को आपकी बार में हम कॉमन रखेंगे, एमीटर यहाँ आएगा, एमीटर आपका आउटपुट होगा आपकी बार में, कलेक्टर आपका कॉमन होगा, बेस आपका इनपुट होगा, बेस आपका इनपुट होगा। पता नहीं अभी मैं ये लगा दिया तो लगा दिया, तो चलो ऐसे कर देते हैं अपन, यहाँ पे एरो लगा दिया तो, है ना। इसको अब मैं शायद एनपीएन बनाया है मैंने, है ना, एनपीएन बनाया, आप लोग चेक करिए। ये आपका बी आ गया, ये आपका सी है, ये आपका ई है। यहाँ से हम जो है ना इस सी को अर्थिंग कर देते हैं, सी को तो अर्थिंग कर देते हैं, धरती माता से जोड़ दो। और ये आपका एन है ना, तो अपोजिट बायस देना है, ध्यान दो, रिवर्स बायस देना होता है। एन पी एन है, एन है तो इसको हमेशा रिवर्स, सी को तो हमेशा रिवर्स बायस देना है जी। कलेक्टर है तो उसको हमेशा रिवर्स बायस देना है, कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस देना है, रिवर्स बायस, कभी फॉरवर्ड बायस देना ही नहीं, यानी पॉजिटिव देना है। यहाँ पे आपका नेगेटिव देना है, राइट। और ये आपका इनपुट सिग्नल आएगा, इनपुट, यहाँ पर आपका आउटपुट सिग्नल आएगा, ओके। यहाँ आपको पॉजिटिव देना है ना, राइट। अब देखिए आपने एमीटर से करंट फ्लो किया, ये आपका आईसी है बेटा, क्या है आपका आईसी है, ओके। ये आपका आईसी है, इधर से आपका आई भी आएगा। अरे ये अपन ने एरो गलत लगा दिया ना, आईसी पर थोड़ी लगाया जाता है एरो, एरो उस पर लगाया जाता है आईई पर। उड़ी बाबा रे, ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है ना। हाँ तो एरो तो भाई अपन को है ना आईई पर लगाना है। अच्छा तो चलो फिर यहाँ बदल देते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो ऐसे आएगा, एनपीएन में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे होता है, करेक्ट। चलिए ये एनपीएन का एरो आ गया, करेक्ट। अब आप देखो ये आईई है, इधर से भी आईई आएगा, ओके, आईई आएगा।
यस, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। तो आईबी आ गया। अब देखिए इधर से आई आएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, आईसी बनेगा। कुछ याद नहीं करना, अपने आप बनता है सर्किट। सर्किट को रटना नहीं है, सर्किट को अपने आप बनने देना है, अपने आप बनने देना है। लॉजिकल जब आप चलेंगे तो आपका सर्किट बनेगा। ये आपका आईबी है, ये आपका आईबी है, करेक्ट। अब यहाँ पर आपका आईई आउटपुट है, आईई आपका आउटपुट है। तो देखो आईई बराबर क्या होता है, आईबी प्लस आईसी होता है। ओके, अब यहां पर अगर आपने आईबी बढ़ाया, अगर आपका आईबी बढ़े तो आपका आईई भी बढ़ेगा, यानी आउटपुट भी बढ़ेगा। इसी तरीके से आपने अगर आईपी घटाया तो आपका आईई भी घटेगा, यानी कि सेम तरह की एक्टिविटी होने वाली है। अगर आपने वीबी बढ़ाया तो आपका वीई भी बढ़ेगा। आपने अगर वीबी घटाया तो आपको वी ई भी घटेगा, यानी सेम फेज आएगा, सेम फेज। तो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन सेम फेज, कॉमन कलेक्टर वाले में इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स बी इन सेम फेज। 0 डिग्री है बेटा, 0 डिग्री आएगा, है ना। ये आपका सेम फेज आ गया, राइट। जब ये सब चीजें हो गई ना तो बस अब आप एम्प्लीफिकेशन लिख दो, है ना। देखो इसका भी यूज नहीं किया जाता, इसका यूज बहुत कम किया जाता है। इसका यूज बहुत कम क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो सेल है ना, ये जो बैटरी है, इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है। क्योंकि ये यहाँ पर जो है ना, आप देखिए ये एरो उल्टा लगा हुआ है, तो यहाँ से एनर्जी बहुत नुकसान दे रही है, बहुत नुकसान हो रहा है एनर्जी का। आप देखो ये आपका आई यूँ जा रहा है, आपने इसको पॉजिटिव बायस दिया है क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है ना। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है आपका, ये एरो जो है इधर से निकल के ऐसे जा रहा है और यहाँ से करंट, ये आपके यहाँ सेल और ये करंट जो है ना रिवर्स डायरेक्शन में है, रिवर्स डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे के अपोज में है, दोनों एक दूसरे के अपोज में। बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है ना। इनपुट में ही एनर्जी लॉस हो जाता है, आउटपुट एक अलग चीज़ है। आउटपुट तो आएगा सो आएगा, इनपुट में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसका यूज बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो कोई खास बात नहीं है। करंट एम्प्लीफिकेशन आप समझ गए होंगे, गामा होगा, करंट एम्प्लीफिकेशन आपका गामा होगा, है ना। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन आप समझ गए होंगे, क्या, गामा इंटू ए आर होगा, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, है ना। पावर एम्प्लीफिकेशन भी आप समझ गए होंगे अब तक, तो गामा स्क्वायर इंटू आर होगा, ए आर, बस खत्म। वही जी पुरानी कहानी है। आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट को हम गामा लिख देंगे और कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में ये ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर का यूज हो गया। मैं बताता हूँ, इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। इसका यूज तब करते हैं जब हमें बहुत स्ट्रिक्ट एम्पलीफिकेशन चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्पलीफिकेशन इसी का होता है। देखो गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन 1 इज अल्फा, ये सीन है हमारा। तो गामा का जो है ना, ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये सबसे ज़्यादा एम्पलीफिकेशन करता है, लेकिन एनर्जी लॉस की कॉस्ट पर करता है। तो हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, एनर्जी लॉस हम नहीं करना चाहते कभी भी। तो ये बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है, इसलिए हम गामा का यूज कम करते हैं। लेकिन किसी किसी जगह पे जहाँ एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिग्नल इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ हम फिर इसका यूज कर लेते हैं कि चलो ठीक है, नुकसान होकर के भी अगर हमारा सिग्नल बड़ा आता है, एम्पलीफाइड आता है, बढ़िया एम्पलीफाइड सिग्नल आता है, तो हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि गामा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। ओके, अब गामा ज़्यादा होने से हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना। जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो वो है, क्या बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, वो जो मेडिकल में काम में लिया जाता है ना, वेंटिलेटर्स, वेंटिलेटर्स और वाइब्रेटर और पल्स वाइब्रेटर। तो पल्स चेकर होते हैं आपके हॉस्पिटल्स के अंदर, तो पल्स चेकर्स के लिए इसका यूज किया जाता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। आपकी पल्स तो बड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, वो टीवी स्क्रीन के ऊपर एम्पलीफाइड सिग्नल आता है, तो उसके लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। उसके अंदर इसका यूज कर लिया जाता है कि एनर्जी लॉस हो, नुकसान हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें रिक्वायरमेंट है कि भाई उस समय पेशेंट को बचाना ज़्यादा प्राथमिकता है, प्रायोरिटी वो है। लेकिन इंडस्ट्रीज में जो है ना, ज़्यादातर कॉमन एमीटर का ही यूज किया जाता है, इसका यूज नहीं किया जाता। मेडिकल साइंस में इसका यूज किया जा सकता है, किया जाता है ना। चलिए अब हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ये बहुत ही
जोरदार चीज है। वाइब्रेटर एंड ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। देखो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, मोस्टली कॉमन एमिटर ही यूज में लिया जाता है ना, तो मोस्टली वी यूज कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर का ही यूज करते हैं बेटा ज़्यादातर। इसी को हम एम्पलीफिकेशन के लिए काम में लेते हैं और इसी को ऑसिलेटर के लिए भी काम में लेते हैं। एक छोटा सा सिग्नल होता है, बड़ा ऑसिलेट होकर के आता है। तो देखिए करते क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के बारे में बता दूं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन देखिए, आपका जो कॉमन एमीटर था ना, वो सर्किट ऐसा था, आप सब जानते हैं कॉमन एमीटर का सर्किट। कॉमन एमीटर का सर्किट ऐसा था, यहां C था, यहां E था, यहां B था, करेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे हमने ये तो रिप्रेजेंट कर ही दिया आपका कि भाई ये NPN है या PNP है, जो तो आप कर ही लोगे। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि ये आपका एक चार ऐसे बना देते हैं और दो टर्मिनल बनाते हैं इधर और दो टर्मिनल बनाते हैं इधर, राइट। इसको कहते हैं B और इसको कहते हैं E, इसको कहते हैं E और इसको कहते हैं C। ये एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। ई दो जगह लिख दिया गया है, इसका मतलब कॉमन है, आउटपुट में भी है और इनपुट में भी है ई का कंट्रीब्यूशन, और बी जो है इनपुट है और सी आपका आउटपुट है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ खास दमदार बात नहीं है ना। सिग्नल सारे के सारे वैसे ही रहते हैं। अब देखिए इसके अंदर हम ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर जब काम में लेते हैं तो एक बहुत बढ़िया काम करते हैं हम। जो आउटपुट सिग्नल आता है ना एम्पलीफाइड, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के वापस इनपुट में डाल देते हैं, फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। तो देखिए when we use transistor as an oscillator, transistor as an oscillator, when we use transistor as an oscillator, then when we use transistor as an oscillator, then we simply use a very small part of output signal as input signal, इनपुट। मतलब एक बार अगर हमने स्टार्ट कर दिया ना तो फिर वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, वो है काम। तो आउटपुट में से ही हम इनपुट लेते हैं। कैसे लेते हैं वो देखो, है ना। जैसे मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और मैं पूरा ही डिटेल बना देता हूँ। तो होता क्या है, ये इस तरह का सीन होता है। कंप्लीट बना दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला मामला है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली समझने वाला मामला है। दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे पहले वाले मामले में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा था, यहाँ थोड़ा सा अकल लड़ानी पड़ेगी आपको। क्या लड़ानी पड़ेगी? अकल लड़ानी पड़ेगी, है ना। अब देखिए ये आपका जो भी सिग्नल वगैरह है सो तो है, उसको तो आप रहने दो। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक कैपेसिटर लगा रहता है, आउटपुट की बात कर रहा हूं मैं, आउटपुट की। एक कैपेसिटर लगा रहता है आउटपुट में, और यहां एक इंडक्टर लगा रहता है। ठीक है ना बेटा, यहां एक इंडक्टर लगा रहता है। ओके, ये C है और ये L है, ये वाइब्रेट करते हैं आपके, है ना। बाकी सेल वगैरह में बना नहीं रहा, आप चाहो तो लगा लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको
अर्थिंग कर दो, है ना। ये आप कौन सा ट्रांजिस्टर लेना चाहते हो बताओ, कौन सा ट्रांजिस्टर लूँ मैं? पीएनपी ले लेता हूँ, है ना। हाँ पीएनपी ले लिया जी, पीएनपी ले लिया तो एरो ऐसे लगाना पड़ेगा, पीएनपी। तो आप पीएनपी का एरो यहाँ पे पॉजिटिव दो, पीएनपी लिया है तो इस तरह से आपका बायस आ गया। ये आपका बी है, यहाँ पर इनपुट आएगा, तो मैं यहाँ पर एक बार तो पहले तो ये लगा लूँ ऐसा, ये तो आपका सिग्नल हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे, ये बी है ना बेटा, ये बी है। तो हम यहाँ पर बजाय कनेक्ट करने के हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। देखना जरा, देखना जरा क्या किया है, देखो देखो देखो, घुमा करके वहाँ ले गए हैं, घुमा के वहाँ ले गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना कॉइल लगा देते हैं। सेम फेज में भी लगा सकते हैं, अपोजिट फेज में भी लगा सकते हैं। इसकी टर्निंग और इसकी टर्निंग सेम भी हो सकती है, इसकी टर्निंग अपोजिट भी हो सकती है। अगर सेम टर्निंग है तो उसको कहते हैं कि जो है ना पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, और अपोजिट है तो उसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से ये आपका इनपुट आ गया, ये आपका इनपुट लेके जाएगा वहाँ तक, और ये आपका जो है ना छोटा सा फिर यहाँ पे लगा रहता है, इसे हम आउटपुट कह देते हैं, है ना, इसे हम आउटपुट कह देते हैं। ध्यान दो, ये आपका आउटपुट होता है। यहां से आप आउटपुट ले जाइए जहां आप यूज में लेना चाहते हैं इसको, तो ये आपका आउटपुट सिग्नल होता है। जहां यूज में लेने की इच्छा हो वहां ले जाइए आप, कहाँ किस इंस्ट्रूमेंट में आप यूज में लेना चाहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट तक ले जाइए आप, ठीक है ना बेटा। तो आपको जैसे मान लो किसी इंस्ट्रूमेंट तक ले जाने की इच्छा हो रही, ले जाओ वहां तक, है ना। फिर बात की बाद में देखेंगे। अब देखिए हुआ क्या है, घटना क्या घटित हुई है। घटना ये घटित हुई है कि हम स्टार्ट में यहाँ पर जब स्टार्ट करते हैं ना, एट द मोमेंट स्टार्टिंग द ऑसिलेटर, उस मोमेंट पर हम यहाँ एक छोटा सा इनपुट सिग्नल देते हैं, जस्ट फॉर अ मोमेंट। इनपुट, छोटा सा इनपुट सिग्नल दिया, इनपुट टू स्टार्ट, एक बार स्टार्ट हो गया आपका काम, वहां पर एल और सी वाइब्रेट होने लग गए। अब आप मस्त रहिए, है ना। अगर आपके रेजिस्टेंस नहीं है कहीं पर भी, जो कि होता नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होता है ऐसा, प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ होता ही है, थोड़ा थोड़ा देना ही पड़ता है। प्रैक्टिकली एकदम हम जीरो नहीं कर सकते इसको, है ना। आइडियली हम इसको स्टार्ट को एक बार स्टार्ट करने के बाद जीरो कर सकते हैं, है ना। कि एक बार आपने स्टार्ट किया, जैसे सप्लाई है एक्चुअल में, ये सप्लाई आपकी बाहर से, जैसे आपके स्विच ऑन है, इसको कहते हैं स्विच ऑन करना। अब ये स्विच ऑन करने में जो है ना एक सप्लाई दी जाती है थोड़ी सी, वो जो सप्लाई दी जाती है वो एक बार स्टार्ट करने के लिए काम में आता है। और स्टार्ट हो गया अगर आइडियल सिचुएशन है, जैसे आइडियल सिचुएशन क्या होती है, इन तारों में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इन तारों में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यही झूठ है। ऐसा कौन सा तार है इस दुनिया में जिसमें रेजिस्टेंस ना हो? रेजिस्टेंस तो है निश्चित ही है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देनी पड़ती है। लेकिन आइडियल केस में आप ये कह सकते हो जस्ट टू स्टार्ट, है ना। एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद में चलता रहेगा जिंदगी भर, अगर आइडियल है तो। अभी तक तो बनानी है कोई, आप लोग बना लेना, कोशिश करना, आप लोग बड़े होकर के ट्राई करना, ठीक है। ये आपका सी है, ये एल है, तो यहाँ पे आपका एम्पलीफाइड आएगा। एम्पलीफाइड आएगा तो क्या किया, यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। हाँ, तो इसको सब डिविजनल ट्रांसफॉर्मर भी कह सकते हैं, इसको सब डिविजनल ट्रांसफॉर्मर कहते हैं ना, या सब्सिडाइजिंग ट्रांसफॉर्मर, कि जो आपका आउटपुट है उसको थोड़ा सब्सिडाइज कर दिया, उधर आपने थोड़ा सा इसको लिख दिया, तो ये इसमें से ही आउटपुट में से ही थोड़ा सा सिग्नल आपने इनपुट में डाल दिया, फिर वो मिलता रहता है, फिर वो मिलता रहता है, और आउटपुट सिग्नल चलता रहता है। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी सी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यानी आउटपुट में से आपको दो पार्ट किया जाता है। अब आउटपुट को कभी 10% फीडबैक दिया जाता है, कभी 5% दिया जाता है, तो आउटपुट के जो है ना दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, आउटपुट के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक होता है इनपुट फीडर, इनपुट फीड, इनपुट फीड, इनपुट फीड, ये होता है आउटपुट फीड। आउटपुट फीड का मतलब है आप उसको दे दो जिसको जरूरत है। ये आपने इनपुट फीड लिया है, इसमें से आउटपुट में से 5% 10% ले लेते हैं इनपुट फीड, है ना। अच्छा, ये इनपुट फीड जो है ना, इसको कहते हैं फीडबैक सिग्नल, इसे कहते हैं फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल का मतलब है कि वो सिग्नल आपने वापस भेजा है, इसे कहते हैं फीडबैक सिग्नल, है ना। और ये सारे अरेंजमेंट को कहते हैं फीडबैक फीडर या फीडबैक सिग्नल या फीडर।
तो ये फीडर जो है ना, ये आपका 5%, 10%, 2%, 1% कितना भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेते, 10-20%, 20% से ज़्यादा नहीं लेते, फिर काम का आपका आउटपुट ही नहीं रह गया, है ना। आउटपुट भी तो होना चाहिए ना यार, कोई दमदार, थोड़ा बहुत यूज में भी तो लोगे, या सारा उसी को दे दोगे। ये जो होता है ना, इसको फीडबैक सिग्नल कहते हैं। अब देखिए, इफ आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल एंड इनपुट फीडबैक, इफ आउटपुट एंड इनपुट फीडबैक, if output and input feedback signal be in same direction, be in same phase, be in same phase या same direction, है ना, same phase, then it is called as positive feedback, then it is called as positive feedback. If output and input feedback signal be in same phase, then it is called as positive feedback, है ना. If in opposite phase, then it is called as negative feedback. If input feedback signal is in opposite phase, it is called as negative feedback. It is negative feedback. इसका नाम है बेटा, और कुछ नहीं है ना. अब देखिए ये कैसा होता है, ये बड़ा सिंपल सा होता है. देखो, जैसे मान लो आपका आउटपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, ये वाला है, तो अगर ये और ये दोनों सेम टर्निंग सेंस हैं, दोनों का सेम टर्निंग सेंस है, सेम मतलब कि जो है ना करंट फ्लो का रेशियो है, यहाँ पे फ्लक्स जो है ना सेम आएगा दोनों के अंदर, तो फिर हम कहेंगे कि फेज सेम है और फेज सेम है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव. लेकिन अगर आपने टर्निंग सेंस बिगाड़ दिया, उल्टा कर दिया और आपका फेज जो है ना अलग हो गया, तो फिर उसको नेगेटिव फीडबैक कहेंगे. यानी दोनों का अगर सेम फेज है कि जब ये बढ़ा तो ये बढ़ा, जब ये घटा ये घटा, दोनों के अंदर 180 डिग्री का फेज गैप आएगा, तो 90 वो नेगेटिव फीडबैक हो गया और अदरवाइज पॉजिटिव फीडबैक हो गया. ठीक है. इनपुट और आउटपुट अगर आपके अपोजिट फेज में है तो नेगेटिव फीडबैक है, सेम फेज में है तो पॉजिटिव फीडबैक है. बस, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकली पूरा खत्म हो गया. अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा. तो थ्योरेटिकली ये चैप्टर एंड हो गया. आप लोग डीपीपी कर सकते हैं, डीपीपी चालू कर सकते हैं, डीपीपी स्टार्ट कर दो, है ना. अच्छा, अब इसके बाद में हम करेंगे क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद में हम करेंगे लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स के बाद में कम्युनिकेशन डिवाइसेस. तो ये मेरे को लगता है 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा. उसके बाद हम 11th के, मैं ऐसा करता हूँ लेक्चर आपको भेजना शुरू कर देता हूँ 11th रिवीजन के. शुरू में क्या छोटा छोटा रिवीजन है, शुरू में तो बहुत छोटा छोटा रिवीजन करेंगे ना 11th का, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स. अब उसमें क्या रिवीजन कराएंगे, तुमको बहुत ज़्यादा जानते हो, लेकिन फिर भी उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सोचते नहीं हो आप आराम से, तो वो मैं आपको बताऊंगा, है ना. तो जैसे हम 11th का रिवीजन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से करेंगे. अब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो है ना, उसमें से 90% चीज़ें आप जानते हो, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोचते नहीं हो कभी, तो हम आपको वो चीज़ें बताएंगे. एक बात. नंबर 2 आपका यूनिट एंड डायमेंशन को रिवाइज करेंगे, है ना. और नंबर 3 आपका जो है ना वेक्टर्स, इसको हम रिवाइज करेंगे बहुत अच्छी तरह से. मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे जितनी पहले करते थे, उतनी डिटेल नहीं करेंगे, मतलब डेरिवेशंस वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे सारी चीज़ें, कंटेंट सारा बताएंगे. और उसके लिए हम बेस डॉक्यूमेंट बना करके चलेंगे फॉर्मूला चार्ट को. फॉर्मूला चार्ट को बेस डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब क्या होता है कि फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व करेंगे. बेस डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई तो फॉर्मूला चार्ट का सवाल कर देंगे, तो वो बड़ा अच्छा है. फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस बड़े अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो वो हम करेंगे. ठीक है, चलिए, नमस्ते आज की.